हाँ भाई, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल कोटा बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में नंबर 1 जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ये है अपना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स की सीरीज अपन ने चालू की है। देखो 11th का ये पोर्शन है। एक आध क्वेश्चन इससे बैठ जाता है, कभी कार्बोहाइड्रेट से पूछ ले, नीट में बता रहा हूँ मैं। और जो 11th का एक बोर्ड एग्जाम है उससे तो यहाँ से एक मैक्रोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आना फिक्स है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या लिपिड हो। अपन यहाँ सारा कवर करेंगे। तो अभी में जो ये टॉपिक अगर आप इस वीडियो पर अगर बने हुए हैं तो अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में यहाँ बात करेंगे। मैं पूरा नीट का आपको सिलेबस कवर करा रहा हूँ और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जनरली हम सभी इस बात को जानते हैं, समझते हैं। जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए और बेसिक से बताता चलूं। भाई कार्बोहाइड्रेट हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनको खाकर हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और इसी फॉर्म में हमारा शरीर इसको स्टोर भी करता है। जैसे हमारा शरीर, जब आपने कुछ खाया है तो खाने के बाद उसका डाइजेशन हुआ है, पाचन हुआ है और वो हमारे शरीर में स्टोर होगा। तो जो स्टोर होगा वो आपने सुना होगा ग्लाइकोजन। ये जो ग्लाइकोजन है ये भी कार्बोहाइड्रेट है। फिर हम ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेंगे, इसको बदलेंगे ग्लूकोज में, और ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इनका क्या फायदा है, ये ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में हमारे ब्लड में उतारेंगे और ये ब्लड हमारी सेल्स के पास से जाएगा, है ना। ब्लड है क्या, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब संयोजी उत्तर के चीजों को जोड़ता है, साथ में ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। तो ये ग्लूकोज जो है ये मान लो हमारी ब्लड वेसल में है, हमारे ब्लड सेल के साथ घूम रहा है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे इंसुलिन हार्मोन आएगा इस ग्लूकोज को हमारी सेल्स के अंदर डाला जाएगा। अब ये सेल्स के अंदर आ गया ग्लूकोज, ग्लूकोज को सेल में डालने का काम किसने किया है, इंसुलिन हार्मोन ने। तो जैसे ये ग्लूकोज हमारी सेल में आएगा, अब हमारी सेल को इसको ऊर्जा में के रूप में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर एक रिएक्शन चलेगी जिसको हम बोल रहे हैं रेस्पिरेशन, श्वसन। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, देन ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 H2O और रिलीज क्या होती है, एनर्जी। ये वही एनर्जी है जो हम यूज करते हैं हमारे शरीर की हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, और हमारे जो सेल्स जिंदा है, लिविंग है, वो इस एनर्जी की वजह से। तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे तो ग्लूकोज कहाँ से बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो एट दी एंड सेल्स की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। सेल मरेगी तो सेल से ही मिलकर हमारा शरीर मरा है, हम भी मर जाएंगे। सिंपल बात है ना। तो इतनी इंपॉर्टेंस है। अब आप जा देख रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नाम पे ही चलते हैं। कार्बो मतलब कार्बन का कुछ तो होगा, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन भी होगा, और इसका मतलब है कार्बन के हाइड्रेट्स। कार्बन के हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सिंपली क्या कह रहे हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स, इन्हीं को बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ऐसे बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स में भी क्या है, ये मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स तो अपने पास और भी हैं, पर ये बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली, बायो क्या, बायो मतलब लिविंग, जो जिंदा है। मॉलिक्यूल्स मतलब जो मॉलिक्यूल्स उसमें पाए जाते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ही बायोमोलिक्यूल्स हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो चेन फॉर्म कर लेते हैं, अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। तो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। उन्हीं में एक पढ़ रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, कार्बन की हाइड्रेट्स, मतलब इसमें कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी। और जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं ये एक निश्चित फॉर्म में, एक निश्चित अनुपात में मिलती है। और वो अनुपात है कि जितना कार्बन है, मतलब एन से डिनोट कर रहा हूं, उतना ही ऑक्सीजन है। और जितना कार्बन जितना ऑक्सीजन है उससे डबल हाइड्रोजन है। एग्जाम्पल के लिए अपना फेमस एग्जाम्पल ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको जनरल सभी को पता होगा, C6H12O6। क्या ये सही बैठ रहा है क्या फॉर्मूला? बिल्कुल सर। n बराबर अगर हम 6 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2n, मतलब 2 × 6 12,
और यहाँ पर n बराबर वापस 6। यही क्या है हमारा ग्लूकोज, यही क्या है हमारा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसका ही आइसोमर होता है, फॉर्मूला यही है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। तो बेसिक एक फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का कि अगर इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, और वो इसी अनुपात में CnH2nOn। तो यहां पर इसका मैं बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, ON। ये है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। क्या ये बात समझ में आ गई है जी? अब एक कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल, एक अणु ये ऐसा रखा हुआ है, दूसरा अणु इसके पास आएगा, ये दोनों के बीच में एक बंध बनेगा। जैसे मैं कह रहा हूं यहां पर ये एक कार्बोहाइड्रेट का कोई अणु है, ये दूसरा कार्बोहाइड्रेट का कोई अणु है, ये तीसरा कार्बोहाइड्रेट का कोई अणु है। तो इनके बीच में एक बंध बनेगा और इस बंध को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बंध। एक सेकेंड, यानी दो कार्बोहाइड्रेट के, अब कार्बोहाइड्रेट का मतलब जैसे मान लो ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज का एक अणु है, इसके पास ही अगर ग्लूकोज का कोई दूसरा अणु आ जाएगा, यहाँ ग्लूकोज का कोई दूसरा अणु आएगा, तो इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा और ये जुड़ जाएंगे। तो ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसे ये एक लंबी चेन बना लेंगे, और ये लंबी चेन ही फिर हमारे काम की है, यूजफुल है ना। अब हम जब कुछ खा रहे हैं, जैसे सपोज करो आपने फ्रूट ही खाया है ना, तो फ्रूट में जो शुगर होती है वो शुगर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शुगर के बेस पर ही नाम पड़ा है फ्रूट। आप जितने भी फल खाते हो उनमें सब में एक शुगर मिलती है जिसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है। कितने कार्बन की? 6 कार्बन की है। क्या यही फॉर्मूला है? सर यही फॉर्मूला है। फिर अलग कैसे है ये ग्लूकोज से? ये आइसोमर्स है ना, एक ग्रुप इधर चेंज हो जाएगा। मैं जब आइसोमर पढ़ाऊंगा आपको समझाऊंगा कि एक ग्रुप इस साइड दिख रहा है, वो दूसरा फ्रक्टोज में दूसरी साइड दिखेगा। बाकी दोनों सेम ही है, एक ही माँ बाप के जने हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, बस एक के तिले एक के नहीं है। तो सिंपल भाषा में समझ लो, दोनों का काम सेम ही है। काम तो सॉरी सेम नहीं, मतलब गुण तो थोड़े डिफरेंट है, पर फॉर्मूला यही है। आगे बात सुन, अब जो हम फ्रूट खा रहे हैं उनमें ये फ्रक्टोज मिल रही है, तो क्या सिंगल अणु है क्या? नहीं, बहुत सारे अणु मिलकर ये पूरी फ्रक्टोज की चेन बना रहे हैं जो हमारे फ्रूट्स में पाई जाती है। ठीक बात है? हाँ। अब जब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स को एक नाम और दिया जाता है, और वो नाम है सैकेराइड्स। क्या नाम है? सैकेराइड्स। क्यों भाई, कार्बोहाइड्रेट नाम अच्छा नहीं लग रहा था क्या? ये नाम सैकेराइड देने की नौबत क्यों आई? सैकेराइड क्या हुआ? एक सेकंड, शायद यहां देखते हैं, यहां लिख, इसमें शायद शाही खत्म हो गई है। सैकेराइड, ठीक है। सैकेराइड वर्ड क्यों यूज किया हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए? देखो, सैकेराइड वर्ड का मतलब होता है मीठा। हम आम भाषा में इसी सैकेराइड को एक नाम और देते हैं शुगर। इसी सैकेराइड को एक नाम और देते हैं हम शुगर। ठीक है, तो जहां भी वर्ड आएगा सैकेराइड या शुगर, इसका मतलब है मीठ है ना। वो टेस्ट में कैसे होने चाहिए? मीठ है। तो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स की एक सिंपल क्वालिटी होती है। अब देखो, हम नाम हमेशा क्वालिटी के बेसिस पे रखते हैं, साइंस है ये। और साइंस में ऐसा नहीं है ना, बच्चा घर में कुछ भी पैदा हुआ, सोनू मोनू गोलू चिंटू, है ना, बच्चा बिल्कुल एज अ सिंगल पतली फाइटर असली है, लेकिन नाम रखा है उसका गोलू में, कोई लॉजिक नहीं है, पर प्यार से हम कुछ भी कह देते हैं, है ना। लेकिन ये साइंस है, यहाँ पर हमेशा जो भी नाम रखा जाता है वो उसके कैरेक्टर के बेस पे रखा जाता है, उसके लक्षणों के आधार पर रखा जाता है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, ये सैकेराइड्स का मतलब क्या है साहब? ये स्वाद में कैसे? ये है स्वाद में मीठे, मतलब जब भी हम इसको टेस्ट करेंगे ये हमेशा स्वीट लगेंगे। इसके नाम पर, इसका नाम इसी के गुण के कैरेक्टर के आधार पर ही हम इनको बोल रहे हैं सैकेराइड्स या शुगर्स, या शुगर्स। बोर्ड के इस साइड क्या हो गया? एक सेकेंड,
आई थिंक अब चलना चाहिए। हाँ, तो स्वाद में कैसे लगेंगे? ये मीठ है ना, स्वीट लगेंगे टेस्ट में, इसीलिए हम इनको सैकराइड कहते हैं और इसीलिए इनका एक नाम और है शुगर। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम। मान लो अगर एक अणु, जैसे मैंने ये बताया, एक अणु ये दूसरा अणु जुड़ा है, इसके बीच बॉन्ड कौन सा बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, ये ऐसे जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, इस आधार पर कि कितने अणु एक साथ जुड़े हुए हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया है। इस क्लासिफिकेशन को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना कि कार्बोहाइड्रेट के कितने अणु, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, इस आधार पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। अगर कार्बोहाइड्रेट का ओनली एक ही मॉलिक्यूल हो, जैसा मैं कह रहा हूं, मान लो ग्लूकोज, ये C6H12O6, ग्लूकोज का एक ही अणु है, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, तो हमने इसको बोला है ग्लूकोज का केवल एक मॉलिक्यूल है। अगर ऐसी कंडीशन हो जहां पर केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल उपस्थित हो, तो हम इसको बोल रहे हैं हमेशा मोनोसेकेराइड। क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, जहां पर केवल सेकेराइड का कितना अणु है? मोनो मतलब सिंगल, एक ही अणु, सिंगल अणु। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे ग्लूकोज लिख सकता हूँ, है ना, C6H12O6। यही फ्रक्टोज है ना, मैं C5H10O5 भी लिख सकता हूँ। ये पेंटोज शुगर है जो हमारे डीएनए में, आरएनए में मिलती है ना। डीएनए में तो पेंटोज शुगर मिलती है, बट डीऑक्सीराइबोज वाली है। तो अपन करेंगे इस पर डिस्कस जब मैं आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगा कि क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। तो बेसिक यहाँ समझने वाली बात है कि ये है ग्लूकोज और ये क्या है? अपना पेंटोज शुगर। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे सपोज करो C4H कितना आएगा? 8 आएगा, और ऑक्सीजन भी कितना आएगा? 4 आएगा। ऐसे में लिख सकता हूँ C7, तो H कितना आएगा? जस्ट डबल 14, और ऑक्सीजन भी 7 आएगा। तो ये अगर ये केवल एक ही अणु उपस्थित है तो हम सिंपल नाम रखेंगे मोनोसेकेराइड। ठीक बात है। लेकिन अगर मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े हुए उपस्थित हों, आपस में जुड़े हुए उपस्थित हों, और 2 से लेकर 9 तक, 2 to 9, अगर ये आपस में मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड जुड़कर कुछ नया बना है, तो ये जो नया बना है इसको बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। क्या बोलेंगे? ओलिगोसेकेराइड। सर अगर 2 मोनोसेकेराइड जुड़े हुए हों तो इसको बोलेंगे डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड। अगर 3 जुड़े हुए हों तो ओलिगोसेकेराइड, 4 ओलिगो, 5 ओलिगो, 6 ओलिगो। ऐसे जब ये 9 तक अगर आपस में मोनोसेकेराइड जुड़े हुए हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? ओली। जैसे मैं ग्लूकोज को मान लो मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पर ए, ये 2 ग्लूकोज के अणु बनाए मैंने, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, तो अब इन दोनों को सम्मिलित रूप से कंबाइंड क्या बोलेंगे हम? डाइसेकेराइड। ठीक है, मैंने ये ग्लूकोज का एक और बना लिया यहाँ पे, फिर एक और बना लिया यहाँ पे, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा होगा, इनको क्या बोलेंगे अपन सबको? ओलिगोसेकेराइड। ठीक बात है। अगर ऐसे ही 9 से ज्यादा है ना, 9 से ज्यादा अगर मोनोसेकेराइड आपस में बहुत सारे जुड़ रहे हो, बहुत सारे लंबी चेन बना रहे हैं, तो हम इनको बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। जनरली हम जो खाने में यूज करें सारे ही पॉलीसेकेराइड फॉर्म में होते हैं, बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं वो, है ना, तो ये है पॉलीसेकेराइड। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? है ना, पॉलीसेकेराइड का मतलब एक लंबी चेन बन रही है, अब जुड़कर 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 काफी लंबी चेन बन गई। यहाँ पर क्या होंगे? ये 9 से भी ज्यादा होंगे अब। ठीक है, तो इनको बोल रहे हैं हम पॉलीसेकेराइड। अब जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको देता चलूं, हम सभी दूध पीते हैं, दूध को पसंद भी करते हैं। दूध में एक शुगर पाई जाती है जिसका नाम है लैक्टोज। क्या नाम है? लैक्टोज। ये शुगर कैसे मिलके बनी है लैक्टोज? देखो, एक अणु है ग्लूकोज, प्लस इसके साथ एक अणु जुड़ा है गैलेक्टोज।
ग्लूकोज अपने आप में एक शुगर है, गैलेक्टोज अपने आप में एक शुगर है। जब दोनों शुगर एक साथ मिल जाती हैं तो एक अणु किसका बनता है? लैक्टोज शुगर का। क्या मेरी बात समझ आ रही? जब भी मैं बोल रहा हूं लैक्टोज, तो लैक्टोज क्या मोनोसेकेराइड है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि लैक्टोज अपने आप में ही ऐसी शुगर है जो दो मोनोसेकेराइड के मिलने से उसका एक एटम बनेगा। यानी अगर जब भी लैक्टोज के एक अणु की बात की जा रही है तो वहां पर यह अंडरस्टूड है कि एक अणु ग्लूकोज होगा और इसी के साथ एक अणु गैलेक्टोज होगा। दोनों ने मिलकर एक अणु क्या बनाया है? लैक्टोज शुगर, जो कि हमारे दूध में मिलती है, मिल्क में मिलती है ना। आजकल एक बहुत वर्ड भी चल रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंट। मतलब जिस बच्चों को, जिन एडल्ट्स को दूध नहीं पचता है, उनको वोमिटिंग वगैरह हो जाती है या लूज मोशन होते हैं दूध पीने के बाद, उनको जनरली एक बात कही जाती है कि आप इस शुगर को पचाने में सक्षम नहीं हो। वो कौन सी शुगर है? लैक्टोज। तो वो जनरली कहते हैं कि हमारी बॉडी लैक्टोज इनटॉलरेंट है, मतलब अब वो इसको बर्दाश्त नहीं करती है, टॉलरेट नहीं करती। ठीक है, तो दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज शुगर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब जैसे आपने सुना होगा माल्टोज, ठीक है। तो अब माल्टोज में क्या है? ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे लंबी चेन बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना है ग्लाइकोजन, में अभी वही बात कर रहा हूं, है ना। तो ये भी क्या है? ये सारे के सारे पॉलीसेकेराइड है, ये लंबी चेन बना रहे हैं। जब चेन एक साथ फॉर्म होगी तो फिर हम इसको तोड़ के यहां से एनर्जी लेते रहेंगे, है ना। और खाने के रूप में भी हम यही यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला समझ में आया आपको कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट के बोल किसको रहे? कार्बन के हाइड्रेट, जहां सी, एच और ओ मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे? जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, और उतने जितने कार्बन उतना ही ऑक्सीजन। ठीक बात है। क्या है इनका क्लासिफिकेशन? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब एक सिंगल एटम अणु होना चाहिए किसका? शुगर का। जैसे एक ग्लूकोज, तो ये क्या इसका एग्जांपल हो गया? मोनोसेकेराइड। एक फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड, एक पेंटोज मोनोसेकेराइड। ठीक बात है। ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं ओलिगोसेकेराइड की, तो दो से ज्यादा, नौ से कम, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे? ओलिगोसेकेराइड। अगर दो ही सर, एक दो ही मोनोसेकेराइड मिल रहे हैं आपस में, तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का एग्जांपल दो। एग्जांपल है लैक्टोज। लैक्टोज में कौन से दो मोनोसेकेराइड है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लैक्टोज। अगर यही मोनोसेकेराइड जुड़कर एक बहुत लंबी चेन बना लेते हैं जो 9 से ज्यादा होनी चाहिए, तो हम उनको बोल रहे हैं पॉलीसेकेराइड। स्टार्च इसका एक एग्जांपल है ना, पॉलीसेकेराइड का। लंबी चेन होती है वो, फिर यूज करते हैं हम। काम क्या कर रहे हैं? ये एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है। जब हम, हमारे शरीर में इनका पाचन होगा तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। कैसे मिलेगी? अभी आप रेस्पिरेशन की, श्वसन की जब रिएक्शन पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ आएगा कि ये एंड प्रोडक्ट इसका एनर्जी एटीपी के रूप में हमें मिल जाता है। इतनी बात कंफर्म है, क्लियर है, समझ आ रही है? ठीक है। अब मैं एक और एटम के बेस पर शुगर का अपन नामकरण करेंगे। ये वीडियो पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लो, है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं? शुगर के बेसिस पर, मतलब कार्बन के बेसिस पर हम इसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे। किसका? शुगर का। मैं क्या बोल रहा हूं? कार्बन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, यहां पर हम नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं, नामकरण देख रहे हैं। ठीक है। अगर किसी शुगर में, सपोज करो किसी शुगर में एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है ना, तो हम ऐसे इसका नामकरण चालू करते हैं। एक कार्बन दो कार्बन वाली मिलना पॉसिबल नहीं है, यहां से मिलती है कार्बन नंबर 3, मतलब जहां मिनिमम 3 कार्बन है, ऐसी शुगर कहलाती है ट्रायोज। ट्रायोज ऐसी शुगर कहलाती है ट्रायोज शुगर। अगर कार्बन की संख्या 4 है, मतलब 4 है, कार्बन कितने? 4, तो हम ऐसी शुगर को बोल रहे हैं क्या? टेट्रोज शुगर। ऐसी शुगर कहला रही है अपने पास टेट्रोज शुगर। अगर कार्बन 5 है तो मैंने अभी बताया आपको पेंटोज शुगर। ऐसी शुगर कहला रही है पेंटोज। यही शुगर किसमें मिलती है? अपने डीएनए तथा आरएनए में। पेंटोज शुगर किसमें मिलती है?
डीएनए और आरएनए में, मतलब हमारे बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड मिलता है उनमें कौन सी शुगर पाई जाती है? पेंटोज शुगर। ठीक है। अगर कार्बन 6 है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? हेक्सोस। इसको क्या बोल रहे हैं? हेक्सोस। इसका एग्जाम्पल, अरे ग्लूकोज है ना सर हमारा फेवरेट एग्जाम्पल। क्या फ्रक्टोज भी है क्या? बिल्कुल है, फ्रक्टोज भी इसी का एग्जाम्पल है जो फ्रूट में मिलती है। अगर ऐसे ही कार्बन 7 हो तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? हेप्टोज। इसको बोल रहे हैं हेप्टोज। ठीक है। तो इससे आगे आपके कोई काम का नहीं है, बस ये नाम याद रहे आपको, है ना। 3 कार्बन मिल रहे हैं तो ट्रायोस, 4 कार्बन मिल रहे हैं तो टेट्रोस। अब मैं कह रहा हूं टेट्रोस शुगर है कोई, उसका फॉर्मूला बताओ, तो आप आपको सिंपल टेट्रोस से दिमाग में आना चाहिए 4 कार्बन है। तो आगे की कहानी तो आप खुद ही बता सकते हो कि हाइड्रोजन कितने होंगे। अरे सर हाइड्रोजन 8 होंगे ना, डबल होते हैं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 4 होंगे। ऐसे में बोलूं कोई पेंटोस शुगर है तो उसमें बताओ फॉर्मूला, तो कार्बन 5 होंगे सर, हाइड्रोजन 10 होंगे और ऑक्सीजन भी 5 होंगे। मैं कह रहा हूं कोई हेक्सोस शुगर है तो सर कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे और ऑक्सीजन 6 होंगे। तो यही तो हम कह रहे हैं ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? हेक्सोस शुगर का। तो हमें क्या फॉर्मूला पता लग गया क्या? बिल्कुल, है ना। तो ये बेसिक बात है। अब ये क्या काम कर रहे हैं? हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। आगे बात समझ, एनर्जी दे रहे हैं तथा ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ये हमारे शरीर का निर्माण में भी सहायता देते हैं और हमें एनर्जी भी देते हैं। जैसे हमारे शरीर का बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो कार्बोहाइड्रेट से फॉर्म होता है ना। हमारी आपको याद हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर झिल्ली पर ही ऊपर शुगर मॉलिक्यूल लगे होते हैं जो कि किसका काम करते हैं? सेंसरी काम करते हैं, है ना। इनसे टच होके सेल सिग्नलिंग होगी तो ऊपर शुगर मॉलिक्यूल लगे होते हैं। ऐसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन में और किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से, ग्लाइकोलिपिड और सॉरी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो प्रोटीन पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, जानेंगे उसमें क्या विभाजन है। ठीक है। और उसके अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन लिपिड पढ़ेंगे। लिपिड के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि लिपिड में क्या क्या उसके डेरिवेटिव है, क्या चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये अपने पास शॉर्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट आपका कंप्लीट हो गया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल बातें पूछी जाती हैं। ठीक है। हाँ, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक करो, शेयर करो, और कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट करके पूछो। वीडियो कैसी लग रही है, आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताते रहो। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।